नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब भविष्य की तस्वीरें जहन में घूमने लगती हैं। एलन मस्क। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। सही कहा, बल्कि हमारी कल्पनाओं को चुनौती देता है, हमें प्रेरित करता है और हाँ, अक्सर विवादों में भी रहता है। हमारे हाथ में वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी एलन मस्क की जीवनी पर आधारित एक कहानी शैली का सारांश है। और ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कोशिश है उस व्यक्ति को समझने की जो इन सब चीजों के केंद्र में है। तो आज हमारा इरादा सिर्फ उनकी उपलब्धियों की लिस्ट गिनना नहीं है, बल्कि परतों को खोलना है। वो कौन सी चीजें हैं जो मस्क को चलाती हैं, उनके संघर्षों के पीछे की कहानी क्या है। हाँ, और क्या उनकी जबरदस्त ड्राइव सिर्फ महत्वाकांक्षा है या उसमें उनके अतीत के कुछ निशान भी हैं। और ये दुनिया बदलने की जिद, ये कहाँ से आती है? आखिर कोई इंसान इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा लेता है? बार बार अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है? क्या उनकी इस असाधारण प्रतिभा के पीछे कोई दर्द भी छिपा है? चलिए इस जटिल कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। एलन मस्क का जन्म हुआ 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जी। और बताया जाता है कि बचपन में वो काफी शांत और अंतर्मुखी थे। अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। हाँ, किताबें, रॉकेट, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, ये सब चीजें उन्हें बाहरी दुनिया से ज्यादा खींचती थीं। लेकिन आइजैक्सन की किताब कहती है कि ये सिर्फ एक शर्मीले बच्चे की कहानी नहीं थी। बिल्कुल। और आइजैक्सन इस बात पर काफी जोर देती हैं कि इसके पीछे एक मुश्किल पारिवारिक माहौल था। उनके पिता एरोल मस्क इंजीनियरिंग में प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन किताब के अनुसार उनका व्यवहार भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर था, कई बार अपमानजनक भी। ओहो। एलन ने खुद उस अनुभव को मानसिक यातना जैसा बताया है। मानसिक यातना? ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, और आइजैक्सन इसे मस्क के व्यक्तित्व को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक मानती हैं। किताब बताती है कि पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार ने शायद उनमें असुरक्षा और नियंत्रण की एक गहरी भावना पैदा की। और स्कूल में भी उन्हें भयानक बदमाशी का सामना करना पड़ा। एक बार तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। अरे बाप रे। आइजैक्सन का विश्लेषण यहाँ दिलचस्प है। वो बताती हैं कि कैसे ये शुरुआती मुश्किलें शायद उनके बाद के असाधारण दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने की क्षमता से जुड़ी हैं। अच्छा, कैसे? ऐसा लगता है कि किताबों और मशीनों की जो तर्कसंगत प्रिडिक्टेबल दुनिया थी, उसमें खो जाना उनके लिए बाहरी दुनिया की अराजकता से बचने का एक तरीका बन गया था। एक तरह का बचाव तंत्र। तो एक तरह से वो अपनी बनाई दुनिया में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। और फिर वो दक्षिण अफ्रीका से निकल गए। हाँ, 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए और फिर अमेरिका, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। आइजैक्सन बताती हैं कि उनमें शुरू से ही कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा थी। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। Zip2? हाँ, ये इंटरनेट का शुरुआती दौर था, है ना? बिल्कुल। उनका आइडिया था अखबारों को ऑनलाइन डायरेक्टरी और मैप्स जैसी सेवाएं देना। और वो शुरुआती दिन जाहिर है आसान नहीं रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। आइजैक्सन उस दौर का वर्णन करती हैं जब वो सचमुच ऑफिस में ही सोते थे, पास के YMCA में नहाते थे और बस रात दिन कोडिंग करते रहते थे। वाह, पूरा जुनून। हाँ, जुनून और संघर्ष की कहानी है। आखिरकार 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $300 मिलियन से ज्यादा में खरीदा और एलन को मिले लगभग $22 मिलियन। $22 मिलियन? उस उम्र में ज्यादातर लोग शायद यही रुक जाते या कम से कम थोड़ा आराम तो करते। लेकिन यहीं पर वो पैटर्न दिखता है जिसके बारे में आइजैक्सन बार बार बात करती हैं। कौन सा पैटर्न? मस्क रुके नहीं। उन्होंने लगभग सारी रकम अपने अगले बड़े आइडिया में लगा दी, X.com। X.com, ये ऑनलाइन बैंकिंग वाला? हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और यही कंपनी आगे चलकर कॉन्फिनिटी नाम की एक और कंपनी के साथ मिली और पेपैल बनी। पेपैल? अरे हाँ, ये नाम तो सब जानते हैं। बिल्कुल। और जब 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा तो मस्क का हिस्सा करीब $180 मिलियन था। 180 मिलियन? 31 साल की उम्र में? अब तो पक्का रिटायरमेंट। आप और मैं शायद यही सोचते, लेकिन उन्होंने फिर वही किया जो पहले किया था, लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये तो बस शुरुआत थी। अविश्वसनीय। हाँ, आइजैक्सन के अनुसार
मस्क के लिए पैसा कभी अंतिम लक्ष्य था ही नहीं, वो तो बस एक जरिया था उन बड़े, लगभग पागलपन भरे सपनों को पूरा करने का जो उनके दिमाग में थे। और वो सपने क्या थे? मंगल पर इंसानों को मंगल पर ले जाना और जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता खत्म करना। यही से स्पेस एक्स और टेस्ला की कहानियां शुरू होती हैं। स्पेस एक्स 2002 में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी शुरू करना जिसका लक्ष्य मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना हो। ये तो उस वक्त साइंस फिक्शन जैसा ही लगा होगा। बिल्कुल। आइजैक्सन बताती हैं कि उस समय अंतरिक्ष उद्योग के बड़े बड़े दिग्गज भी इसे यूं समझ लीजिए मजाक ही समझते थे। हाँ, मतलब सरकारें अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं और ये अकेले। सही बात है। इसे पूरी तरह पागलपन माना गया था और शुरुआती नतीजे भी इसी शक को सही ठहराते दिखे। मतलब आइजैक्सन उन शुरुआती असफलताओं का बहुत मार्मिक वर्णन करती हैं। पहला रॉकेट लॉन्च फैल्कन 1 फेल हो गया, दूसरा भी फेल, तीसरा भी। हर बार करोड़ों डॉलर बस धुएं में उड़ गए। सोचकर ही डर लगता है। कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। दिवालिया होने के कगार पर। आइजैक्सन लिखती हैं कि 2008 तक मस्क व्यक्तिगत रूप से भी लगभग टूट चुके थे। उनकी सारी पूंजी खत्म हो चुकी थी। और उसी समय टेस्ला भी मुश्किल में थी। हाँ, टेस्ला भी बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। 2 सलाहकार सब कह रहे थे, बस करो एलन, कम से कम एक कंपनी तो बचा लो, ये सपने तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये जिद, ये दृढ़ता कहाँ से आती है? आइजैक्सन क्या कहती हैं इस बारे में? आइजैक्सन इसे मस्क के मूल व्यक्तित्व से जोड़ती हैं। वही बचपन वाली जिद, असफलता का एक गहरा डर और शायद ये विश्वास कि वो असंभव को संभव बना सकते हैं। और फिर अगस्त 2008 में सब कुछ दांव पर लगाकर उन्होंने चौथा फाल्कन 1 लॉन्च किया। अगर वो फेल होता तो स्पेस एक्स खत्म। और वो सफल रहा। हाँ, वो सफल रहा। फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया, पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में। वाह! ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं थी, ये स्पेस एक्स के लिए जीवन दान था। आइजैक्सन बताती हैं कि कैसे इस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ फिर? कुछ ही महीनों बाद नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाने के लिए। 1.6 बिलियन डॉलर्स एक प्राइवेट कंपनी को। हाँ, ये अभूतपूर्व था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये उस अटूट विश्वास और जिद का नतीजा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। सही बात है। यहीं से स्पेसएक्स का सुनहरा दौर शुरू हुआ। पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अंतरिक्ष यान को ऑर्बिट में भेजा और वापस लाया, आईएसएस से डॉक किया, और अब वो स्टारशिप बना रहे हैं मंगल यात्रा के लिए। आप विश्वसनीय कहानी है। और जैसा आपने कहा, उसी 2008 के मुश्किल दौर में टेस्ला भी संघर्ष कर रही थी। इलेक्ट्रिक कारों का आइडिया उस समय कितना लोकप्रिय था? लोकप्रिय? अरे, लोग तो मजाक उड़ाते थे। आइजैक्सन बताती हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक कारें या तो गोल्फ कार्ट जैसी धीमी और बोरिंग होंगी, या फिर बहुत महंगी और अव्यावहारिक। निवेशक इसे अक्सर टेक बबल कहकर खारिज कर देते थे। मतलब कोई भविष्य नहीं दिखता था इसमें। ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज तो मानते थे कि बैटरी टेक्नोलॉजी कभी इतनी अच्छी हो ही नहीं पाएगी कि पेट्रोल कारों का मुकाबला कर सके। लेकिन मस्क इसमें क्या देख रहे थे? क्या अलग सोच रहे थे वो? मस्क सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बना रहे थे, वो ऊर्जा के भविष्य पर दांव लगा रहे थे। आइजैक्सन के अनुसार उनका जुनून सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि ऐसी कारें बनाना था जो डिजाइन, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में किसी भी पेट्रोल कार से बेहतर हों। वो इलेक्ट्रिक कारों को कूल बनाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, ये जरूरी था। बिल्कुल। पहली कार रोडस्टर महंगी थी, उत्पादन में देरी भी हुई, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें तेज और आकर्षक हो सकती हैं। और फिर आई मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल वाई, जिन्होंने सचमुच क्रांति ला दी। हाँ, मॉडल एस ने लग्जरी सेडान मार्केट को हिला दिया। फिर मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा लोगों की पहुंच में लाने की कोशिश की, हालांकि उसका उत्पादन बढ़ाना एक भयानक चुनौती साबित हुआ। हाँ, सुना है उसके बारे में। प्रोडक्शन हेल कहते हैं उसे। बिल्कुल। आइजैक्सन उसी दौर को प्रोडक्शन हेल कहती हैं, जब मस्क खुद फैक्ट्री के फर्श पर सोते थे, हफ्तों तक 100 से 120 घंटे काम करते थे और कर्मचारियों पर भारी दबाव डालते थे। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ भविष्य को बदलने वाला विजन, दूसरी तरफ काम करने का ये तीव्र, लगभग तानाशाही जैसा तरीका। आइजैक्सन इस विरोधाभास को कैसे देखती हैं? आइजैक्सन मस्क को एक जटिल और ध्रुवीकरण करने वाले लीडर के रूप में चित्रित करती हैं। वो मानती हैं कि मस्क की यही अति वाली कार्यशैली,
जो कर्मचारियों से अमानवीय लगने वाली उम्मीदें रखती है, शायद टेस्ला की सफलता के लिए जरूरी थी। अच्छा, जरूरी थी। हाँ, मतलब वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां असंभव ही सामान्य उम्मीद बन जाती है। लेकिन किताब ये भी दिखाती है कि इसकी एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। कर्मचारियों में बर्नआउट, अचानक नौकरी से निकालना और मस्क का मूडी और अप्रत्याशित व्यवहार। बिल्कुल, ये उस विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र आइजैक्सन करती हैं कि मस्क अराजकता में पनपते हैं। वो अक्सर खुद ही संकट या तूफान खड़ा करते हैं और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं। तो एक तरफ स्पेसएक्स अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहा है, दूसरी तरफ टेस्ला सड़कों पर क्रांति ला रही है। लेकिन मस्क यहीं नहीं रुके। न्यूरोलिंक और द बोरिंग कंपनी जैसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, न्यूरालिंक का लक्ष्य है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना, जिससे शायद भविष्य में लकवा या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज हो सके। और बोरिंग कंपनी, वो सुरंगों वाली। हाँ, वो शहरों के नीचे सुरंगें खोदकर ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान ढूंढ रही है। ये दोनों ही आइडियाज भी उतने ही बड़े और विवादास्पद है जितने स्पेसएक्स और टेस्ला थे। पैटर्न वही है मतलब? हाँ, इनमें भी वही पैटर्न दिखता है। एक बहुत बड़ी समस्या चुनना और उसका एक ऐसा समाधान सोचना जो लगभग असंभव लगे। और फिर 2022 में आया ट्विटर का अधिग्रहण, जिसे अब एक्स कहा जाता है। ये कदम तो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। आइजैक्सन इस अध्याय को कैसे देखती हैं? स्रोत में क्या है इस बारे में? आइजैक्सन इसे मस्क के व्यक्तित्व का एक और विस्फोटक प्रदर्शन मानती है। आवेग, नियंत्रण की जबरदस्त इच्छा और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की प्रवृत्ति। जैसा कि स्रोत बताता है, मस्क का घोषित लक्ष्य था प्लेटफॉर्म पर निरपेक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करना। उन्हें लगता था कि ट्विटर की पुरानी मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ये दबा हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा था कि प्लेटफॉर्म वामपंथी झुकाव दिखा रहा है। सही कहा, और दक्षिणपंथी आवाजों को सेंसर कर रहा है, ऐसा उनका तर्क था। लेकिन इसके परिणाम क्या हुए, जैसा स्रोत में बताया गया है? आइजैक्सन दिखाती हैं कि कैसे इस अधिग्रहण और उसके बाद लिए गए फैसलों, जैसे बड़े पैमाने पर छटनी, कंटेंट मॉडरेशन नियमों में बदलाव, वो ब्लू टिक वेरिफिकेशन का नया सिस्टम, इन सब ने प्लेटफॉर्म पर भारी उथल-पुथल मचा दी। हाँ, वो तो खबरों में था। स्रोत के अनुसार कई विज्ञापनदाताओं ने किनारा कर लिया। अभद्र भाषा और गलत सूचनाओं के प्रसार को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। और आइजैक्सन इस विरोधाभास को भी उजागर करती हैं। किस विरोधाभास को? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन होने का दावा करते हुए भी मस्क अक्सर अपने व्यक्तिगत आलोचकों के प्रति काफी असहिष्णु दिखे और कई पत्रकारों के अकाउंट्स को निलंबित भी किया। अच्छा, वैसे हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस आइजैक्सन की किताब के सारांश में जो विश्लेषण है वो बता रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ रिपोर्टिंग। तो आइजैक्सन के अनुसार ट्विटर एक्स का अधिग्रहण ये एक सफलता है या विफलता है? किताब इसे शायद अभी भी एक जारी प्रयोग के रूप में देखती है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से मस्क की उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसे आइजैक्सन तूफान खड़ा करना कहती हैं। मतलब वो यथास्थिति को बाधित करते हैं, अक्सर परिणामों की परवाह किए बिना। ये दिखाता है कि वो नियमों से खेलने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि खेल के नियम ही बदलना चाहते हैं। इन सभी उद्यमों को एक साथ देखें, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी, एक्स, तो क्या कोई सामान्य सूत्र है जो इन्हें जोड़ता है? कुछ कॉमन? बिल्कुल। आइजैक्सन के विश्लेषण के अनुसार ये सभी मस्क की कुछ प्रमुख विशेषताओं को दर्शाते हैं। पहला, अविश्वसनीय रूप से बड़ी महत्वाकांक्षा और विजन। हाँ, वो तो है। दूसरा, रिस्क लेने की एक्सट्रीम क्षमता, जहां वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। तीसरा, इंजीनियरिंग और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पर गहरा विश्वास। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग मतलब किसी समस्या को बिल्कुल बेसिक से देखना? हाँ, बिल्कुल। किसी समस्या को उसके मूल तत्वों तक तोड़कर फिर समाधान सोचना। और चौथा, एक तीव्र, अथक और अक्सर क्रूर लगने वाली कार्यशैली। लेकिन आइजैक्सन की जीवनी सिर्फ उनकी प्रशंसा ही नहीं करती है ना? आपने उनके व्यक्तित्व के स्याह पहलुओं का भी जिक्र किया था। हाँ, और ये किताब की एक महत्वपूर्ण खूबी है। आइजैक्सन सिर्फ एक नायक की कहानी नहीं सुनाती, वो मस्क के जटिल और कई बार मुश्किल व्यक्तित्व को भी सामने लाती हैं। जैसे उनमें सहानुभूति की कमी महसूस होना, लोगों से भावनात्मक दूरी बनाए रखना, हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखने का जुनून, और असफलता का एक गहरा, लगभग अस्तित्वगत डर, जिसकी जड़ें शायद उनके बचपन के आघातों और असुरक्षाओं में है।
आइजैक्सन एक दिलचस्प बात कहती हैं। मस्क को लगता है कि दयालु होना एक कमजोरी है और महान चीजें हासिल करने के लिए कठोर होना जरूरी है। वो तूफान खड़ा करते हैं, फिर उन्हें नियंत्रित करने के लिए बीच में खड़े हो जाते हैं। आइजैक्सन का ये उदाहरण ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो स्थिरता से शायद ऊब जाते हैं। उन्हें लगातार चुनौती और संकट की जरूरत होती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सवाल? कि इस तरह की असाधारण सफलता और नवाचार की मानवीय कीमत क्या होती है? क्या दुनिया बदलने के लिए ऐसा ही जटिल, तीव्र और शायद थोड़ा असहज व्यक्तित्व होना जरूरी है? तो आज अगर हम एलन मस्क की विरासत को देखें तो वो क्या है? वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों को मुख्य धारा में ला दिया। हाँ, और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। और मंगल पर जाने के सपने को पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक बना दिया है। निष्कर्ष यही है कि वो एक अत्यधिक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति हैं। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, उनके विचारों से सहमत हों या असहमत, लेकिन दुनिया पर उनके प्रभाव को नजरअंदाज करना असंभव है। सही कहा। आइजैक्सन की किताब यही दिखाती है कि महान उपलब्धियों के पीछे अक्सर एक ऐसा इंसान होता है जो विरोधाभासों से भरा होता है। वो प्रेरणा और पागलपन, प्रतिभा और आघात, विजन और शायद क्रूरता का एक अनूठा मिश्रण हो सकता है। शायद दुनिया बदलने वाली हस्तियां हमेशा थोड़ी ऐसी ही होती हैं, नियमों को तोड़ने वाली, यथास्थिति को चुनौती देने वाली और हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाली। तो हमने एलोन मस्क के सफर को देखा, दक्षिण अफ्रीका के एक अंतर्मुखी परेशान बच्चे से लेकर सिलिकॉन वैली और उससे भी आगे दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स और डिसरप्टर्स में से एक बनने तक। ये सब एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये महत्वाकांक्षा, नवाचार, जोखिम और आधुनिक पूंजीवाद की कहानी भी है। तो इसका क्या मतलब है? अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है, जैसा कि आइजैक्सन का विश्लेषण सुझाता है, कि मस्क की असाधारण ड्राइव सिर्फ भविष्य के विजन से ही नहीं आती, बल्कि उनके व्यक्तिगत इतिहास, उनके डर और उनकी असुरक्षाओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। अच्छा। उनकी कहानी दिखाती है कि महान नवाचार शून्य में नहीं होता, उसके पीछे मानवीय जटिलताएं, संघर्ष और यहाँ तक कि दर्द भी छिपा हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों को हम नायक या खलनायक के रूप में देखते हैं, वो अक्सर इन दोनों श्रेणियों के बीच कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। इस पूरी जटिल तस्वीर को देखते हुए जहां हम अभूतपूर्व नवाचार देखते हैं, जो शायद प्रेरणा और बचपन के गहरे अनुभवों दोनों से प्रेरित है, ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या बड़े पैमाने पर दुनिया को बदलने वाली उपलब्धियों के लिए हमेशा ऐसे ही तीव्र, जुनूनी और शायद थोड़े विवादास्पद व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या महान परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तित्व का ऐसा चरम होना जरूरी है? ये एक विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।